हेलो एवरीवन, वी2 रिटेल के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड साथ में ही मैं इस कंपनी का यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट तरफ से FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली ये देखते हैं कि FY26 कंप्लीट होने के बाद में इनका टोटल स्टोर काउंट कितना था। वो था लगभग 325 के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY27 के अंदर हमारा स्टोर एक्सपेंशन 170 के आसपास नए स्टोर यहाँ पे ऐड करेंगे। लगभग 50% के आसपास में स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट बताया था। एंड साथ में बात करूं रेवेन्यू ग्रोथ रेट और पैट के ग्रोथ रेट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 50% की रेट से यहाँ पे दोनों ही पैरामीटर को ग्रो करने का। एंड साथ में बात करूं EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का कहना था कि FY26 का जो हमारा EBITDA मार्जिन था अराउंड 15% के आसपास में, सिमिलर काइंड ऑफ EBITDA मार्जिन हमारा FY27 के अंदर भी रहेगा। एंड यदि बात करूं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो ट्रिपल एस जी का गाइडेंस था लगभग 8 से 10% के आसपास में। तो ये हमने बात करी कि कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। अब एक बार देखते हैं कि क्वार्टर वन के अंदर एक्चुअल में डिलीवरी यहाँ पे किस तरह की हुई है, ताकि हम लोग दोनों को एक बार कंपेरेटिव एनालिसिस करके देख सकें। तो जो कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूं, ताकि यहाँ पे डिटेल में अच्छे से डिस्कशन कर सके, राइट। तो आई थिंक स्क्रीन पे आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इनका वाई ऑन वाई रेवेन्यू 58% से ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें EBITDA के पर्सपेक्टिव से, तो इनका EBITDA यहाँ पे वाई ऑन वाई 60% से ग्रोथ किया है। मतलब जो इनका EBITDA मार्जिन है यहाँ पे मेंटेन्ड है। और हमें सबसे बड़ा डाउट क्या था क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद में, कि इन लोगों ने अपनी इन्वेंट्री अच्छी खासी पाइलअप कर ली थी। मतलब इन्वेंट्री जितना इनका पाइलअप होना चाहिए था, उससे लगभग 300 करोड़ रुपीज का एक्स्ट्रा इन्वेंट्री इन लोगों ने पाइलअप कर लिया था, जिसकी वजह से इनका FY26 का CFO नेगेटिव था। तो हमारा क्वेरी क्वेश्चन ये था कि अलग इनका जो क्वार्टर वन क्वार्टर टू आएगा, उसको हमें अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। कहीं ये लोग डिस्काउंट्स देके उस इन्वेंट्री को लिक्विडेट तो करें, नहीं करेंगे। यदि डिस्काउंट्स देके इन्वेंट्री को लिक्विडेट करेंगे, तो इनके EBITDA मार्जिन में दिक्कत आएगी, और जिससे इनका पैट का ग्रोथ रेट थोड़ा यू कैन से स्लो हो सकता है। तो मार्केट उसको मे बी नेगेटिवली रेट करे। तो एक बार ये यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनका EBITDA का ग्रोथ रेट भी 60% के आसपास में है। मतलब जो इनका EBITDA मार्जिन था यहाँ पे लगभग सिमिलर काइंड ऑफ मेंटेन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे 53% से ग्रोथ किया है। इसका मतलब जो इनका COGS का कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है यहाँ पे, यू कैन से या तो फिर आपका हल्का फुल्का डिस्काउंटिंग किया होगा डेफिनेटली, बिकॉज आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है केवल 53% से ग्रोथ किया है। जबकि यदि आपका सपोज रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 58% के आसपास में है, यदि आपका ग्रॉस प्रॉफिट का भी ग्रोथ रेट 58% के आसपास में होता, तो मान सकते थे कि डिस्काउंटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल भी नहीं दी गई है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो बट यहाँ पे ये वाला फैक्टर देखने पे लग रहा है कि हाँ यार, हल्का फुल्का डिस्काउंटिंग हुआ, बट उसका इंपैक्ट इनके EBITDA मार्जिन पे नहीं आया है। तो EBITDA मार्जिन को कंट्रोल रखते हुए इन लोगों ने यहाँ पे लाइक अपना जो भी डिस्काउंटिंग का यू कैन से मेथड अपनाना होगा, यहाँ पे अपनाया है। आगे कुछ और पैरामीटर देखेंगे, वहां से और क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे डिस्काउंटिंग किस तरह की हुई है। बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो वाई वन का प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 70% से ग्रोथ किया है। मतलब जो आपके बाकी के पैरामीटर्स हैं, जो आपके फाइनेंस कॉस्ट है या फिर आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट है, उसके अंदर यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से आपका पैट का ग्रोथ रेट रेवेन्यू के ग्रोथ रेट से यहाँ पे ज्यादा डिलीवर हुआ है। अब कुछ और ऑपरेशनल पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, यहाँ पे 7.5% के आसपास का है। गाइडेंस आपका लगभग 8 से 10% के आसपास का था, तो उसका जो लोअर रेंज है उसके आसपास यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली आपका 56% के आसपास यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज आपका स्टोर एक्सपेंशन बहुत ज्यादा था। एवरेज बिल वैल्यू 941 रुपीज के आसपास का है। एवरेज सेलिंग प्राइस लगभग 308 रुपए के आसपास का है। दोनों के अंदर लाइक एवरेज बिल वैल्यू की बात कर लो या फिर एवरेज सेल्स प्राइस की बात कर लो, यहाँ पे लाइक ग्राफ देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे बात करें एमआरपी सेल्स की बात करें, तो यहाँ पे लाइक 90% रही है आपकी, जबकि लास्ट क्वार्टर वन के अंदर 92% थी। तो ये चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज द पॉइंट जहाँ पे लाइक आपकी एमआरपी सेल्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुई है। मतलब हल्की फुल्की यहाँ पे डिस्काउंटिंग हुई है। ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, बिकॉज आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रोथ रेट यहाँ पे 53% के आसपास में था, जबकि आपका रेवेन्यू की ग्रोथ रेट आपका 58% के आसपास में था। बट इसका इंपैक्ट इनके EBITDA मार्जिन पे नहीं आया है, ये एक अच्छी बात है। मतलब ऐसे इन लोगों ने बड़ी डिस्काउंटिंग भी नहीं करी, हल्की फुल्की डिस्काउंटिंग करी है, बट उसका इंपैक्ट इनके पैट मार्जिन और EBITDA मार्जिन पे नहीं आया है। स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो इनका लाइक अभी स्टोर काउंट है 381 के आसपास में, लाइक 325 के आसपास स्टोर इनका था FY26 का। नेट नेट 56 स्टोर इन लोगों ने लाइक ऐड करे हैं अपने क्वार्टर वन के अंदर। तो मतलब जो भी इनका गाइडेंस था 170 180 200 के आसपास स्टोर ऐड करने का, उसके लिए ऑन द ट्रैक जाते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं सेल्स पर स्क्वायर फीट वाले पैरामीटर की। तो करंटली 886 रुपए के आसपास में, लास्ट क्वार्टर वन में 960 रुपए के आसपास में था। यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आपका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है ना, लास्ट के लगभग 5 से 7 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली वाई ऑन बेसिस में पे डिक्लाइन हुआ है। यदि मैं क्वार्टर वन FY25 की बात करूं, तो इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट था 1061 रुपए के आसपास में। वो लास्ट ईयर गिर के 960 रुपए हुआ था क्वार्टर वन में, इस साल गिर के 886 रुपए हो गया है।
इसके पीछे रीजन ऑलरेडी मैं आपको लास्ट हमने कौन डिस्कस किया था क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में, उसमें मैंने आपको बताया था कि यार इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर है ना वो आपका यू कैन से FY24 के बाद में आया। FY24 तक इनका स्टोर काउंट कितना था 120 के आसपास में, और जो भी लास्ट के लगभग जितने भी स्टोर बने अभी 380 तक पहुंच गए हैं, आपके लगभग कितना 260 स्टोर ऐड किए लास्ट के लगभग 2 साल में ऐड किए हैं, सवा 2 साल में ऐड किए हैं। तो डेफिनेटली आपका जब नया स्टोर होता है तो वहां पे उतना मैच्योरिटी नहीं होता है, तो उसका इनिशियल सेल्स पर स्क्वायर फीट कम होता है, तो ओवरऑल एवरेज आपका डाउन आ जाता है। नेटवर्किंग कैपिटल के अंदर भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं लाइक इनके ये वाले पैरामीटर में डिस्कस कर लिए, इन वाले पैरामीटर की बात कर लेते हैं। इन्वेंटरी डेज की बात कर ले, यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइक इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। रीजन बीइंग जो हमने डिस्कस किया था ना क्वार्टर 4 के कॉल के अंदर कि मैनेजमेंट यहाँ पे 300 करोड़ रुपीस की एक्स्ट्रा इन्वेंटरी पाइल अप करी है। वेस्ट एशिया सिचुएशन को, जो वॉर सिचुएशन चल रही थी उसको देखते हुए, उन सारे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लाइक आपका इन्वेंटरी यहाँ पे मेंटेन किया गया है, लाइक इन्वेंटरी मेंटेन करी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेंटरी डेज थोड़ा बढ़ गया है। बात करूं नेट वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है FY26 के कंपैरिजन में, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो क्वार्टर 1 का एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में, वो भी एक अच्छी चीज है। अब एक बार इनका जो पीएनएल स्टेटमेंट है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यार लाइक ठीक है, रेवेन्यू की ग्रोथ रेट हमने डिस्कस करी थी, और जो इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, इसकी ग्रोथ रेट आपके लगभग 60% के आसपास में है। तो इनको यू कैन से इनका थोड़ा जो प्रोक्योरमेंट हुआ थोड़ा महंगी रेट पे हुआ है, और मैं भी ये सारे प्राइसेस पास ऑन कर नहीं पाए अपने कस्टमर्स पे। मैं भी प्राइस हाइक तो ले लिया होगा, बिकॉज क्वार्टर 4 की कॉल में बोला गया था कि हम लोग 2-3-4% के आसपास का प्राइस हाइक ले लेंगे, और वो पूरा यहाँ पे प्राइस हाइक पास ऑन शायद नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन लोगों को थोड़ा डिस्काउंटिंग देना पड़ा 1-1.5% के आसपास का। तो हमने देखा ना एमआरपी सेल 92% की जगह 90% पे आई है क्वार्टर 1 के अंदर। हाँ, इनका जो EBITDA के अंदर ग्रोथ 60% का, EBITDA मार्जिन लाइक लास्ट क्वार्टर 1 में 13.80% के आसपास में था, और अभी 14% के आसपास में है। तो सीधी पूरे इन पैरामीटर्स के अंदर देखने की कोशिश करें तो इनका बाकी के पैरामीटर के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे लाइक यू कैन से ग्रोथ आई है वाई यूनिट बेसिस पे। भले ही आप सीओजीएस की बात कर लो या फिर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस की बात कर लो, आपका जो अदर एक्सपेंसेस वाला पार्ट है ना, उसके अंदर लाइक आपको इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। इसके अंदर लाइक हार्डली आपका ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लगभग आपका 35% के आसपास में। तो अदर एक्सपेंसेस कम हुए इनके इस बार, इसीलिए इनका जो जो EBITDA मार्जिन है यहाँ पे थोड़ा बहुत बचाव किया, अदरवाइज में भी ये 13.5% हल्का फुल्का 20-30 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे डिक्लाइन कर सकता था। तो एक बार देखना पड़ेगा कौन कॉल के अंदर मैनेजमेंट यहाँ पे क्या क्लैरिटी देती है कि कौन सा अदर एक्सपेंसेस है जिसके अंदर इतनी ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है। बाकी का लाइक इनका डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, यदि मतलब बॉटम लाइन की बात करें, तो बॉटम लाइन के पर्सपेक्टिव से जो इनका लाइक आपका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है, यहाँ पे लाइक अच्छा खासा जंप है, और आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है उसके अंदर लाइक आपका उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो आपका इसीलिए पैट का ग्रोथ रेट ज्यादा आया है। आपका जो पीबीटी का ग्रोथ रेट है वो तो 55% के आसपास भी है, और लाइक पीबीटी मार्जिन भी अच्छे खासे हैं, और पैट का ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 70% के आसपास में है। तो ये काइंड ऑफ इनके नंबर हमने यहाँ पे देखे हैं लाइक आपके क्वार्टर 1 के। तो लाइक ठीक है, कह सकते हैं कि लाइक इनका जो सेल्स का ग्रोथ रेट 58% के आसपास में हुआ है, एंड आपका जो पीबीटी का ग्रोथ रेट है 55% के आसपास में हुआ है। तो मतलब बीच में आपके यूकन से जो भी आपके कॉस्ट पैरामीटर हैं, इधर आपके EBITDA के लेवल तक पे, या फिर आपका जो बाकी कॉस्ट पैरामीटर है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई पड़ी है। तो उसके कारण लाइक इनका लाइक यू कैन से पीबीटी का ग्रोथ रेट 55% के आसपास में है, लाइक आपका जो भी यहाँ पे पैट का ग्रोथ रेट है वो ये आपका 70% के आसपास में है। बट ठीक है, ओवरऑल कह सकते हैं कि जो भी मैनेजमेंट का यहाँ पे गाइडेंस था यहाँ पे FY27 को लेके, उस गाइडेंस के अराउंड ही यहाँ पे डिलीवरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा जिसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाइक ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी V2 रिटेल के क्वार्टर 1 के नंबर्स कैसे रहे। यार नंबर्स को देख के तो यही लग रहा है कि जो मैनेजमेंट के गाइडेंसेस थे, वो गाइडेंसेस यहाँ पे क्वार्टर 1 के अंदर तो अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिकली आप देख लो ना, स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस था 170 से 200 स्टोर के आसपास ऐड करने का FY27 के अंदर, क्वार्टर 1 के अंदर आपने लाइक 56 स्टोर ऐड कर दिए, नेट नेट एडिशन आपका 56 का हुआ है। तो डेफिनेटली आप मे बी अपकमिंग 3 क्वार्टर के अंदर और शायद इसको 180 190 के आसपास तो इजीली अचीव कर सकते हो। हाँ, बात रही आपकी सेल्स पर स्क्वायर फीट वाले पैरामीटर की, वो यहाँ पे लास्ट के लगभग 2 साल से डिक्लाइन कर रहा है वाई बेसिस पे। जैसे मैंने आपको बताया FY25 में लगभग 1060 रुपए का था, क्वार्टर 1 की बात कर रहा हूँ। FY26 के क्वार्टर 1 में लाइक आपका 960 रुपए का था, अभी आपका 880 समथिंग रुपए के आसपास का जो भी है। तो अब इसके अंदर डिक्लाइन है। ऑब्वियसली क्वार्टर 4 की कॉल के अंदर मैनेजर ने बताया था कि हमारे मैक्सिमम स्टोर यहाँ पे लाइक उनसे लास्ट के 2 साल में ऐड हुए हैं। FY24 बाद में 120 के आसपास स्टोर थे, और अभी आपका 380 है, तो लास्ट के सवा 2 साल में कितने स्टोर ऐड हुए हैं? 260 के आसपास। और जब भी कोई नया स्टूडेंट ऐड होता है तो यहाँ पे लो लॉन्च होता है 750 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब शुरुआत के 1-2-3 महीने की सेल्स वहां उसी वैल्यू के हिसाब से होती है। जबकि जो मैच्योर होता है तो उस टाइम पे उसका सेल्स पर स्क्वायर फीट बनता है लगभग आपका 1100 रुपए के आसपास का। तो मैच्योरिटी में इनको 3 साल लगते हैं, और आपका जो देखो ना लास्ट के 2 साल के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टोर्स आपके नए वाले हैं, जो मैच्योर भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो डेफिनेटली नंबर तो नीचे आना ही था, बट हाँ, आगे जाके जैसे-जैसे इनके स्टोर काउंट बढ़ जाएगा, स्टोर का बेस बढ़ जाएगा, लेट्स से 500-700 स्टोर हो गए, और उस बेस पे जब ये लोग हर साल यू कैन से 150-200 स्टोर ऐड करेंगे, उस टाइम पे इनका वापस यू कैन से आपका
जो भी आप क्या बोलते हैं, एक बेस बन के कंसोलिडेशन होके वापस इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर यहाँ पे यू कैन से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक स्टेबलाइज करने में लगेगा, नेक्स्ट 2-3 साल और लगेगा इस सेल्स पर स्क्वायर फीट को स्टेबलाइज करने में। तो ये काइंड ऑफ हो गया एक जो मार्केट को थोड़ा एक पिंच करता है वाला पैरामीटर कि इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट क्यों गिर रहा है, सेल्स पर स्क्वायर फीट क्यों गिर रहा है, उसके अराउंड इन लोगों ने जो थ्योरी बताई थी लास्ट क्वार्टर के अंदर, और वो मेरे को सही भी लगी। लाइक लॉजिकली यहाँ पे आप ही देख लो जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो लेट्स सी नेक्स्ट 2-3 साल तक ये स्टेबलाइज होगा, उसके बाद वापस ग्रोथ करने का यहाँ पे चांस बन सकता है। और हाँ, बाकी बात रही आपके EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो लाइक हमें एक जो डाउट था ना क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में, यहाँ पे इन्वेंट्री पाइल अप हो गई है, अब ये लोग डिस्काउंट देके इन्वेंट्री को लिक्विडेट ना कर दें, अदरवाइज EBITDA मार्जिन गिरेंगे जिससे पैट पे इंपैक्ट आएगा। तो उसका भी यहाँ पे प्रॉपर ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, हल्की-फुल्की डिस्काउंटिंग करी गई है, बट उसका एज सच इम्पैक्ट इनके EBITDA मार्जिन पे नहीं आया है, राइट? वो हमने यहाँ पे बिल्कुल देखा कि लाइक इनका जो EBITDA की ग्रोथ रेट है 60% के आसपास में, सेल्स की ग्रोथ रेट आपकी लगभग 58% के आसपास में। तो ऐसे वो भी यहाँ पे दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। मतलब जो हमारे एक मेजर कंसर्न था ना क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में, यार जो इन्वेंट्री पाइल अप करी है, उसके अंदर डिस्काउंट्स देके लिक्विडेशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपके EBITDA मार्जिन गिरेंगे तो आपके पैट का फिर आपका खेल ही बिगड़ जाएगा। फिर पैट का ग्रोथ रेट नहीं आएगा, फिर बड़ी दिक्कतें होंगी आपकी वैल्यूएशन एनालिसिस के अंदर, फिर मार्केट में भी नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। तो एज़ सच वो वाले कंसर्न यहाँ पे अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो लाइक कंसर्न और रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से यही कंसर्न था कि यार इन्वेंटरी जो पाइल अप हो गई है, एक बार क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी आएगा, फिर देखेंगे कि क्या क्वार्टर 2 के अंदर ये लोग फिर से डिस्काउंटिंग तो नहीं दे रहे हैं ना। उसके अंदर आपका EBITDA मार्जिन फॉल नहीं करना चाहिए और आपके क्वार्टर 2 के बाद में जो बैलेंस शीट आएगी, उसके अंदर आपका नेट कितना इन्वेंटरी पड़ा उसका भी हमें वैल्यू पता लग जाएगा। जिसके बेसिस पे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार, जो एक इन्वेंटरी एक्स्ट्रा पाइल अप हुई थी 300 करोड़ रुपए के आसपास की, उसको बिल्कुल ऑन द ट्रैक लाया गया है। तो ये हमने समरी में बात करने की कोशिश करी क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में, और साथ में इसको लेकर हमारा जो कंसर्न था उसके पर्सपेक्टिव से भी एनालाइज करने की कोशिश करी हमने। तो एज़ सच क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद में चीजें यहाँ पे बिल्कुल खुली हो गई हैं कि ठीक है, चीजें ऑन द ट्रैक चल रही हैं। जिस तरह से मैनेजमेंट के जो गाइडेंसेस थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका बिजनेस उसी डायरेक्शन में यहाँ पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, हल्का-फुल्का कुछ डिस्काउंटिंग दिया गया क्वार्टर 1 के अंदर जो हमें देखने को मिला। इनकी यू कैन से जो एमआरपी सेल्स वाले पार्ट में हमने जो देखने की कोशिश करी ना, बट ठीक है, दैट इज़ ओके। उसने इंपैक्ट नहीं किया आपके EBITDA मार्जिन पे, दैट इज़ ओके। तो ये लाइक एक ओवरऑल यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। एंड साथ में जो इनका एक अदर एक्सपेंसेस वाला पार्ट है उसके अंदर ग्रोथ नहीं आई है, जिसकी वजह से भी आपका EBITDA मार्जिन के अंदर सपोर्ट हुआ है। यदि आपका अदर एक्सपेंसेस 50% से ग्रोथ करता तो आपका EBITDA मार्जिन मे बी यू कैन से EBITDA की ग्रोथ रेट आपकी 52-50% के आसपास हो सकती थी। तो वो वाला एक फैक्टर एक बार देखना पड़ेगा कौन-कौन के अंदर मैनेजमेंट वहाँ पे क्या क्लैरिटी देता है। बाकी का चीज़ ओवरऑल सही है, ऐसा कोई बड़ा कंसर्न, बड़ा दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। थिंग्स आर ऑन ट्रैक एज़ पर मैनेजमेंट्स गाइडेंस, और मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूशन है, बिज़नेस का एग्जीक्यूशन है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रैक पे चलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखो यार, FY 26 का सेल्स वैल्यू कितना था? लगभग 3060 करोड़ रुपए के आसपास का। प्रॉफिट कितना था? 163 करोड़ रुपए के आसपास का। उस पैट के अंदर आपका लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम का पैट वहां पे इंक्लूडेड था। लाइक टोटल इनको एक्सेप्शनल आइटम का गेन मिला था लगभग 28 करोड़ रुपए का, आफ्टर पैट 20 करोड़ रुपए के आसपास का। तो मोटा मोटी इनका 145 करोड़ रुपीस का इनका से पैट था, एक्चुअल पैट था FY 26 का। मैनेजमेंट का गाइडेंस है 50% से पैट ग्रोथ डिलीवर करने का। तो यदि मैं 145 करोड़ रुपीस में यदि 50% का यू कैन से पैट ग्रोथ यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, तो आपका कितना बनेगा? आई थिंक 220, 225, 230 करोड़ रुपए के आसपास का पैट बन सकता है। एक रेंज ले लो 220 से 230 करोड़ रुपए के आसपास का। हाँ, ये तो ठीक है, हमें पता है कि मे बी इनका एक्चुअल डिलीवरी 240 करोड़ रुपीस का भी हो सकता है, 245, 250 करोड़ रुपीस का भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हम लोग यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा कंजर्वेटिव में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट? कि मैनेजमेंट का हम लोग मैनेजमेंट को स्कोप ही नहीं थे आगे जाके FY 27 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में कि हमारा आप जो पैट कैलकुलेशन का बेस 163 करोड़ रुपए कंसिडर ना करके 145 करोड़ रुपए कंसिडर करो, तो हम लोग 145 करोड़ रुपीस के अकॉर्डिंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन बड़ा कंजर्वेटिव रहेगा, राइट? तो यार लाइक एक्सपेक्टेड पैट बना कितना? लगभग वही 220, 230 करोड़ रुपए के आसपास का। करंटली मार्केट कैप कितनी है? 8000 करोड़ रुपए के आसपास की। तो इसमें कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आएगा? वो बनेगा आपका लगभग वही 35 के आसपास में। धंधे ग्रोथ रेट कितनी है? 50% की, बट मेरे को पता है डिलीवरी ज्यादा ही होनी है। बट ठीक है, एक बार यू कैन से हम लोग कंजर्वेटिवली कैलकुलेट कर लेते हैं फॉरवर्ड पैक रेशियो को। तो फॉरवर्ड पैक रेशियो के लिए फॉरवर्ड पी के अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका फॉरवर्ड पी है 35 का, बिजनेस ग्रोथ रेट है 50% का, तो आपका फॉरवर्ड पैक बनता है 0.7 के आसपास का। तो अब देखो यार, एक ऐसी कंज्यूमर कंपनी जो कि रिटेल बिजनेस से बिलोंग करती है और अपने धंधे को 50-55% के आसपास में ग्रोथ करा रही है, और उस कंपनी का स्टॉक आज की डेट में लगभग 0.7 के आसपास के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से लाइक यू कैन से वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एज सच वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कोई यहाँ पे महंगाई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो ये काइंड ऑफ यू कैन से आप देख सकते हो, लाइक वी टू रिटेल का जस्ट मैंने यू कैन से पूरा कंपनी का क्वार्टर 1 के रिजल्ट का यू कैन से डिटेल में एनालिसिस करके आपके साथ में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव आपको दिया है कि मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना
कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज़ ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं तो डेफिनिटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपकी सारी क्वेरी, क्वेश्चंस को वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।